एक जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 होमगार्ड्स और 1 आम नागरिक शामिल हैं। हिंसा वाले सभी इलाकों में हरियाणा के हमारे देश के नेता लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में बीते 4-5 दिनों में, यूं कहें 1 हफ्ते में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे आम जनता की जिंदगी खतरे में आ गई है। मैं नादिर समर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और हमारे देश में जब जब नेताओं को अपनी कुर्सी से मोहब्बत हुई है, कुर्सी से ज्यादा ही लगा हुआ है, तब तब हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं, चाहे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद। ये सब बात मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको साबित करके दिखाता हूँ। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल बिगड़ा हुआ है। आप मणिपुर देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, गुरुग्राम देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। इन सब जगहों पर माहौल खराब किया जा रहा है, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पर कम। बात यहाँ ज्यादा और कम की नहीं है, बात यहाँ पर है माहौल खराब करने की। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और वो दंगे क्यों हुए थे वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2020 में इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था तो करंट लग गया था, शाहीन बाग को नहीं। आप समझ सकते हैं किसको। देखिए, मणिपुर पर मैंने खूब बात किया है, उन नेताओं से भी ज्यादा। आप मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियोस को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हरियाणा, नूह, गुरुग्राम या दिल्ली में जो माहौल खराब किया जा रहा है उस मुद्दे पर बात करूंगा। मेरी बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को आधा मत देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं किसी को बदनाम या किसी का नाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो हकीकत है, जो फैक्ट है, बस मैं आपको वही बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 31 जुलाई को करीब 3:30 बजे हरियाणा के मेवात में मेवात जलाभिषेक यात्रा के दौरान मामला बहुत खराब हो गया। यात्रा के दौरान उग्र हुई हजारों की संख्या में हमलावर भीड़ ने अचानक थाना साइबर क्राइम नूह को चारों तरफ से घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने बस से टक्कर मारकर थाने की दीवार और मेन गेट तोड़ दिया। कुछ उपद्रवियों ने थाने की छत पर चढ़कर अपने पास रखे अवैध हथियारों से, असला से पुलिस पर सीधा हमला कर दिया। आप यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, हमारे देश की पुलिस इन दंगाइयों के सामने इतना कमजोर पड़ जाती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जब मामला किसी निर्दोष का होता है तो पुलिस का रवैया कैसा होता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप और मैं हम सब जानते हैं। मोनू मानेसर, जिसे कि आज के समय में किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। इनका नाम नासिर और जुनैद के हत्या के दौरान भी इनका नाम आया था। इस यात्रा से पहले मोनू मानेसर ने एक वीडियो बनाया था। वो उस वीडियो में बोल रहे थे कि आप लोगों से अपील कर रहे थे कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा की तादाद में आए, और वो ये बता रहे थे कि इस यात्रा में मैं भी रहूंगा तो यात्रा में जरूर आए। पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए था कि इस यात्रा में कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो देखकर देश का हर नागरिक समझ गया। पता नहीं क्यों पुलिस वाले क्यों नहीं समझे। वो इंसान दंगे को बेहतर तरीके से समझता है जो इंसान दंगे को करीब से देखता हो या जिसने दंगे में अपने को खोया हो। 2020 में दिल्ली में जब दंगे हुए थे तब मैंने पहली बार दंगे को अच्छे ढंग से समझा था, क्योंकि दंगे उन इलाकों में हुए थे जहां मैं पैदल टहला करता हूँ। जिस गली में मैं रहता हूँ उस गली में महीनों तक पुलिस का डेरा था। घर से निकलते थे तो पुलिस वाले अपनी ही गली में चलने से मना करते थे। बिना शक वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बोलते थे, मगर हम अपनी गली में, अपने घरों में ही कैद थे। दंगों के बाद भी माहौल ठीक नहीं होता है। दंगों के बाद ऐसा होता है जिन इलाकों में मुस्लिम की आबादी कम है
वो अपना घर बार बेचकर उन इलाकों में घर ढूंढते हैं जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। और दूसरी तरफ हिंदू के साथ भी यही होता है, जो हिंदू मुस्लिम की आबादी में रह रहे हैं वो अपना घर वहां से बेचकर उन इलाकों में घर खरीदते हैं जहां पर हिंदू की आबादी ज्यादा है। तो ये जो चीज है, ये जो मैंने बात आपको बताई, इससे हमारे देश में इंटरनल पार्टीशन हो रहा है। हमारा देश अंदर ही अंदर बट रहा है, दो हिस्सों में इसका विभाजन हो रहा है। दंगों का असर हमारी आने वाली जनरेशन पर भी देखने को मिलता है। आपको समझाता हूँ। जैसे एक मान लीजिए कि एक मुस्लिम की दंगे में मौत हो गई, तो उसको उसके परिवार वालों को लगता है कि ये जो इनकी हत्या हुई है वो हिंदू ने की। और दूसरी तरफ अगर एक हिंदू की हत्या हो जाती है तो उनको या उनके परिवार को लगता है कि ये जो हत्या हुई है ये मुस्लिम समुदाय ने किया है। तो इससे होता ये है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर भी ये नफरत अपने आप ही पैदा हो जाता है। उसको यही बताया जाता है, यही समझाया जाता है। मगर आप मेरी एक बात को और समझिए, जिन इलाकों में हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हो, सालों से एक साथ रह रहे हो, वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। क्योंकि अगर वो सुबह दंगा करेंगे तो शाम को उनको घर पर ही आना होगा, और एक साथ मारपीट करेंगे और एक साथ उन गलियों में नहीं रह सकते। दंगा करवाया जाता है। आप कहीं भी देखिए, दिल्ली में दंगा हुआ था तो वो लोग दंगे में थे जिनको लोग पहचानते भी नहीं थे। अगर अपने आसपास की गलियों के होते तो लोग उनको पहचानते, मगर कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। हरियाणा में भी यही हो रहा है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन लोगों को पहचान ही नहीं रहे हैं कि ये दंगाई आखिर है कौन। इनको बुलाया जाता है। नेताओं की जो भीड़ होती है, जो 500 रुपए में दिहाड़ी लेकर आते हैं, वो इसी तरीके से लोगों को बुलाया जाता है दंगा करवाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए। हर दंगे की कुछ दुख भरी कहानियां होती हैं। इस दंगे की भी है। चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। 19 वर्षीय मोहम्मद साद गुरुग्राम सेक्टर 57 में अंजुमन जामा मस्जिद के उप इमाम थे, जिनकी 31 जुलाई की रात को हिंदुत्व समूह से जुड़े 100 लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी। मोहम्मद साद ने दिल्ली से कुरान हिफ्ज किया था। वो मेहरौली, छतरपुर और आजादपुर से पढ़े थे। मोहम्मद साद बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे और 6 महीने पहले ही मस्जिद को ज्वाइन किया था। मोहम्मद साद के भाई शादाब अनवर बताते हैं कि मैंने साद से कहा था कि वो अंजुमन मस्जिद में इमामत करे, क्योंकि मस्जिद को एक इमाम की जरूरत थी और उसके लिए अच्छी शुरुआत भी हो जाती। अनवर बताते हैं कि उनका भाई साद एक बहुत सिंपल आदमी था। मेरे अपने भाई की कभी कोई शिकायत नहीं सुनी कि वो रूड है या कुछ और। शादाब अनवर ने अपने भाई साद से बात 31 जुलाई को 11:30 बजे करी थी और कहा था कि तुम अपने बिहार आने की ट्रिप कैंसिल कर दो। ये बात शादाब अनवर ने देश के माहौल को देखते हुए कही थी। शादाब अनवर इस बात से मरहूम थे कि उसके भाई की हत्या खुदा के घर में ही हो जाएगी। मोहम्मद साद के साथ जो हुआ वो बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। इस तरह की खबरों को सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। मोहम्मद साद एकता और शांति चाहने वाले इंसान थे। मैं आप सभी के साथ मोहम्मद साद द्वारा गाई एक नात शेयर कर रहा हूँ। वो सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। नात सुनिए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। मुस्लिम को टारगेट करना, मुस्लिम के घर दुकानों को टारगेट करना, ये बहुत नॉर्मल सा हो गया है। पुलिस प्रशासन के होते हुए ये सब हो रहा है। इस बात से और दुख होता है। मैं आप सभी के साथ ललन टॉप का एक इंटरव्यू का कुछ पार्ट दिखाता हूँ, देखिए। माने सर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस को उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो वो बोलता तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं। तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम माड़ा वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं।
मालिक उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी वो। लाई आया था तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके, ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू। आप इस इंटरव्यू को पूरा देख सकते हैं। उस इंटरव्यू का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नफरती रैलियां दिल्ली में भी निकला, जिसमें एक धर्म के खिलाफ गलत नारे लगे। ये सब भी पुलिस के होते हुए हुआ। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं पुलिस को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि इस वीडियो में मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं कि मैं कई शहरों का पुलिस कप्तान रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर पुलिस चाहे तो कहीं भी दंगा ना हो। मुस्तफा पंक्चर दुकान के मालिक बोलते हैं कि मैंने गुरुग्राम को छोड़ दिया है और फिलहाल मैं दिल्ली में अपने रिश्तेदार के पास रुका हुआ हूँ। मैं अपने घर बिहार जाने की सोच रहा हूँ। शमशाद यूनिफॉर्म दुकान के मालिक बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं कि हम अपने घर पर ही सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। लोग इतने बेबस हैं, परेशान हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और सीएम खट्टर कहते हैं कि सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। इस बात के पीछे वो एक बेहद बेवकूफ़ी भरा रीजनिंग लगाते हैं। मैं बताता हूँ। खट्टर साहब कहते हैं कि 2.70 करोड़ की आबादी है और 60,000 पुलिस वाले हैं, तो सबकी सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? यही इनका रीजनिंग है। अब कल ये कहेंगे कि क्लास में सब बच्चों को टीचर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बच्चे 50 हैं और टीचर 1। ये अकेले हजारों लोगों के सामने भाषण कर सकते हैं, मगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती। इस तरह के स्टेटमेंट को सुनकर ये समझ में नहीं आता कि ऐसे स्टेटमेंट पर हंसना चाहिए या उदास होना चाहिए। हंसने का तो माहौल नहीं है। मामला बहुत गंभीर है। बस सब जल्दी से ठीक हो जाए, आपसी भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, कहीं पर ये सांप्रदायिक दंगे ना भड़के। 2024 करीब है, बहुत डर भी है। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।